नमस्ते साथियों। हम प्रीवियस ईयर के पेपर पर चर्चा कर रहे थे। तो ये एमपीपीएससी प्री 2024 का पेपर है। ये सेकंड क्लास है, जिससे हमें ये पता चलता है कि एमपीपीएससी किस प्रकार के प्रश्न पूछती है। तो बिना किसी देरी के क्वेश्चन है कि 2021-22 के अनुसार मध्य प्रदेश में क्षेत्रफल एवं उत्पादन की दृष्टि से अनाजों में गेहूं का कौन सा स्थान था। तो ध्यान रखना, एमपीपीएससी ने 2021-22 से बहुत सारे ऐसे प्रश्न पूछे हैं कि गेहूँ, बॉक्साइट और आगे भी प्रश्न आएंगे। आपको पता चल जाएगा कि एमपीपीएससी 3 से 4 साल का करंट अफेयर पूछ रहा है पिछले वर्ष का। तो उस समय गेहूं का स्थान था एमपी में प्रथम। तो 2021-22 में गेहूं का स्थान था प्रथम, लेकिन वर्तमान में उत्तर प्रदेश प्रथम स्थान पर है। मध्य प्रदेश के किस जिले में सोयाबीन का उत्पादन प्रारंभ हुआ था। तो सोयाबीन का उत्पादन देवास जिले से प्रारंभ हुआ था। इसका ऑप्शन होगा डी। लेकिन उज्जैन जिले में सर्वाधिक सोयाबीन उत्पादन और फैक्ट्रीज वगैरह है, और एमपी को सोया प्रदेश भी कहा जाता है सोयाबीन के अधिक उत्पादन के कारण। रॉक फास्फेट का उपयोग निम्नलिखित में से किस उद्योग में किया जाता है। तो रॉक फास्फेट का उपयोग उर्वरक उद्योग में किया जाता है। इसका पाउडर बनाया जाता है रॉक फास्फेट का, और उर्वरक उद्योग में इसको प्रयोग किया जाता है फर्टिलाइज़र में। और इसके अलावा बताऊं तो वस्त्र उद्योग के बारे में, तो सबसे पहले जो वस्त्र उद्योग है, इसकी फैक्ट्री जो बुरहानपुर में बनाई गई थी 1906 में। और चीनी उद्योग जावरा मिल रतलाम में पहला उद्योग था एमपी में। वहीं नेपा नगर मिल्स है बुरहानपुर में, कागज उद्योग की पहली फैक्ट्री है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। मध्य प्रदेश के दक्षिण पूर्वी भाग में अधिकांश वर्षा किसके द्वारा होती है। तो हम जानते हैं दक्षिण पश्चिम जो वर्षा होती है, दक्षिण पश्चिम मानसून होता है, उसकी दो शाखाएं होती हैं, अरब सागर और बंगाल की खाड़ी। तो मध्य प्रदेश के दक्षिण पूर्वी अर्थात मध्य प्रदेश में, ये मध्य प्रदेश का मैप है, मैं बताती हूँ आपको। तो मध्य प्रदेश के ये दक्षिण पूर्वी वाला भाग होगा। तो यहाँ सर्वाधिक वर्षा होगी वो बंगाल की खाड़ी से होगी। तो बंगाल की खाड़ी से सर्वाधिक वर्षा होती है, तो इसका सही ऑप्शन होगा बी। वैसे अधिकांश वर्षा मध्य प्रदेश में अरब सागर की शाखा से होती है, लेकिन दक्षिण पूर्वी भाग में बंगाल की खाड़ी से होती है, याद रखना। मध्य प्रदेश में काली मिट्टी का निर्माण किस चट्टान के द्वारा हुआ है। तो काली मिट्टी का निर्माण बेसाल्ट चट्टानों के द्वारा हुआ है, उसका ऑप्शन होगा सी। हम जानते हैं जब क्रिटेशियस काल में 5.5 लाख वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में महाराष्ट्र मालवा के एरिया में बहुत सारा दरारी उद्गार हुआ था। इसी दरारी उद्गार के विखंडन से बेसाल्ट चट्टान बनी, और इसी के विखंडन से काली मिट्टी का निर्माण हुआ है। काली मिट्टी सामान्यतः इसमें नाइट्रोजन फास्फोरस की कमी पाई जाती है, और ये से कपासी मिट्टी भी कहते हैं। मध्य प्रदेश में बांस का राष्ट्रीयकरण कब हुआ। तो मध्य प्रदेश में बांस का राष्ट्रीयकरण हुआ था 1973 में। ये फैक्चुअल क्वेश्चन है, एमपी से रिलेटेड है। एमपी तो याद कर लो, 40 से 50 क्वेश्चन आते हैं। विंध्यन स्कारप्लैंड का दक्षिणतम भाग क्या है। तो विंध्यन जो श्रेणी होती है, उसका जो दक्षिणतम भाग है वो है भांडेर पठार, याद रखना, भांडेर पठार दक्षिणतम भाग है। वही अमरकंटक मैकाल पठार, ये तो अनूपपुर में अवस्थित है। और बस्तर पठार दक्षिणी वो अधिक दक्षिणी भाग है। बस्तर पठार छत्तीसगढ़ में है। भारत हैवी इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड भोपाल की स्थापना किस देश की कंपनी से सहयोग से हुई। तो वेल इसको बोलते हैं, इसका फुल फॉर्म होता है भारत हैवी इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड, और ये भोपाल में है। 1964 में स्थापित की गई थी ब्रिटेन के सहयोग से। और आपको याद रखना जरूरी है कि भेल एक महारत्न कंपनी है, और इसमें इलेक्ट्रॉनिक्स उपकरण बनाए जाते हैं। वहीं जर्मनी के सहयोग से उड़ीसा में राउरकेला है, वहाँ पर एक लिमिटेड कंपनी बनाई गई थी। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार किस जिले में नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत सर्वाधिक है। तो जनगणना तो याद होनी चाहिए, इस साल भी 2 से 3 क्वेश्चन जनगणना से आए थे। तो मध्य प्रदेश में और भारत में जितने भी जनगणना से संबंधित जो भी तथ्य हैं, सब कंठस्थ याद होना चाहिए। और प्रारंभ के 3 राज्य सर्वाधिक और कम वाले, ये भी याद कर लेना। तो 2011 की जनगणना के अनुसार नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत सर्वाधिक भोपाल में था, याद रखना, भोपाल में। इसकी एक ट्रिक भी है, 3 भाई गजब ही हो गया, मतलब ऐसे बोलते हैं कि भाई गजब ही हो गया यार, भोपाल में नगरीय जनसंख्या सर्वाधिक है। तो भाई गजब, भा से भोपाल। फिर उसके बाद दूसरे नंबर पर है इंदौर, फिर ग्वालियर,
फिर जबलपुर। तो भा ई ग जब, तो भाई, तो भोपाल, इंदौर, ग्वालियर, जबलपुर। ऐसी ट्रिक बना बना कर याद करना जरूरी है जिससे लंबे समय तक याद रहे। निम्नलिखित में से कौन सी सिंचाई परियोजना में 4 राज्यों की भागीदारी है? तो याद रखना 4 राज्य। तो 4 राज्यों की भागीदारी है सरदार सरोवर परियोजना। ये एक महत्वपूर्ण परियोजना है। 4 राज्य इसमें कौन कौन से हैं? तो महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, राजस्थान और गुजरात। वैसे ये गुजरात में है, नर्मदा नदी की के तट पर इसको बनाया गया है। और वहीं देखा जाए तो बाण सागर परियोजना में 3 राज्य हैं, वो हैं उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और बिहार। और बाण सागर परियोजना शहडोल के देवलोन में है। बंगला भाषा में रचित उपन्यास दुर्गेश नंदिनी के लेखक कौन थे? तो वो थे बंकिम चंद्र चटर्जी जी। आपको पता है इसके अतिरिक्त जो राष्ट्रीय गीत है वो भी इन्हीं की जो उपन्यास था उसी से ग्रहण किया गया था। तो बंकिम चंद्र चटर्जी का उपन्यास आनंद मठ से राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम लिया गया है। इसके अतिरिक्त दुर्गेश नंदिनी भी इन्हीं का ही उपन्यास है। केशव चंद्र सेन को ब्रह्म समाज का प्रधान आचार्य किसने नियुक्त किया? तो केशव चंद्र सेन को ब्रह्म समाज का प्रधान आचार्य देवेंद्र नाथ ठाकुर ने किया था। आपको पता होना चाहिए कि ब्रह्म समाज की स्थापना राजा राम मोहन राय ने 1828 ईस्वी में की थी। एक समाज सुधारक थे। बाद में देवेंद्र नाथ ठाकुर भी इसमें सहयोग बन गए थे। और केशव चंद्र सेन और देवेंद्र नाथ ठाकुर में बाद में मतभेद भी हो गए थे जिसका इसका विखंडन भी हो गया था। गांधी जी ने किस आंदोलन के समय बेल्स के राजकुमार का बहिष्कार करने का आह्वान किया था? तो गांधी जी ने असहयोग आंदोलन के समय बेल्स के राजकुमार का बहिष्कार किया था। उस समय बेल्स के राजकुमार का भारत आगमन हुआ था, लेकिन उस समय जब बहिष्कार किया गया तो सभी सड़कें सुनसान थी, शटर बंद थी दुकानों की। तो एक तरीके से उनके बहिष्कार किया गया था। आपको पता होगा गांधी जी के 3 महत्वपूर्ण आंदोलन है, असहयोग, सविनय और भारत छोड़ो। जहां भारत छोड़ो 1942 में किया गया था, सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930, असहयोग आंदोलन 1920 में किया गया था और खिलाफत आंदोलन 1919 के समय उस समय किया गया था जब प्रथम विश्व युद्ध खत्म हुआ था और ओटोमन साम्राज्य का पतन हो रहा था। इसलिए तुर्की की जो खलीफा की जो सत्ता है उसे बचाने के लिए खिलाफत आंदोलन किया गया था। तो याद रखना। और इसके अतिरिक्त मौर्यकालीन प्रशासनिक व्यवस्था में प्रतिष्ठा किस विभाग से संबंधित है? तो ऐसी जो टर्मिनोलॉजी है वो याद कर लिया करो, जैसे प्रतिष्ठा। तो प्रतिष्ठा का संबंध न्याय विभाग से था, क्योंकि मौर्यकालीन जब व्यवस्था थी उस समय न्याय व्यवस्था 2 भागों में बंट चुकी थी, धर्मस्थनीय और कंटक शोधन। तो धर्मस्थनीय कंटक शोधन व्यवस्था हो गई थी, इसका प्रमुख था प्रतिष्ठा। इसे प्रतिष्ठा के नाम से भी जाना जाता था। वहीं राजस्व विभाग का संबंध समाहर्ता से था। के एम पडिक्कर ने किसके लिए कहा था कि वे आधुनिक भारत के सर्वप्रथम कूटनीतिज्ञ थे? तो के एम पडिक्कर ने गोपाल कृष्ण गोखले को कहा था। तो गोपाल कृष्ण गोखले आप जानते होंगे, ये राजनीतिक गुरु हैं महात्मा गांधी के, और इनकी एक प्रमुख संस्था है 1905 में जो है सर्वेंट ऑफ इंडियन सोसाइटी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस वेद में सभा और समिति को पृथक संस्थाओं के रूप में घोषित किया है? इस बात आपको पता है कि वैदिक संहिताएं, वैदिक साहित्य ये बहुत अच्छे से याद होना चाहिए क्योंकि सिलेबस में मेंशन है। तो जो सभा और समिति है इसका वर्णन अथर्ववेद में किया गया है। इनको पृथक संस्थाओं के रूप में घोषित किया गया है। और ऋग्वेद जहाँ प्राचीनतम प्रथम ग्रंथ था, उसके बाद था यजुर्वेद, सामवेद थर्ड वेद है, वहीं फोर्थ वेद अथर्ववेद की रचना की गई थी। ये सब 1500 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व के बीच इन चारों वेदों का निर्माण किया गया था, रचना की गई थी। क्षत्रिय वर्णों के उपनयन संस्कार में किस मंत्र के संपादन का प्रावधान है? तो आपको पता है 16 संस्कार याद होना चाहिए। इसमें उपनयन संस्कार 10वां संस्कार है, ये भी याद होना चाहिए। इन 16 संस्कारों का एक निश्चित क्रम है, उसको भी याद करना जरूरी है। क्वेश्चन आएगा, अगले साल भी आ सकता है। तो उपनयन संस्कार आप जानते हैं, इसको जनेऊ संस्कार, यज्ञोपवीत, इसमें जनेऊ धारण की जाती है। उपनयन इसका अर्थ होता है कि गुरु के समीप आना। तो इसमें एक शिष्टूप मंत्र होता है, उसका संपादन किया जाता है। गुहा मंदिरों में सुप्रसिद्ध कैलाश मंदिर कहाँ स्थित है? तो जो कैलाश मंदिर है आप जानते होंगे, एलोरा की गुफाएं हैं, ये सभी महाराष्ट्र में है। अजंता एलोरा, एलिफेंटा, कनेरी, तो ये सभी महाराष्ट्र में गुफाएं हैं, जिसमें एलोरा की गुफाओं में कैलाश मंदिर है। एलोरा की गुफाओं का निर्माण किसने किया था? तो राष्ट्रकूट शासकों ने किया था। वहीं अजंता की गुफाओं का बकाटक शासकों ने किया था। और ये कनेरी की गुफाओं का संबंध सातवाहन से है, याद रखना। निम्नलिखित में से कौन सा वेद सबसे अधिक प्राचीन है? तो मैंने अभी पहले भी बता दिया है कि सबसे अधिक प्राचीन है ब्रह्म वेद ऋग्वेद। तो ऋग्वेद सबसे पहले किया गया था और इसका समय है 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व।
उसके बाद जिसका निर्माण किया गया था वह था यजुर्वेद, फिर सामवेद, फिर अथर्ववेद। ऋग्वेद में कितने सूक्त हैं तो याद रखना 1028 सूक्त हैं। सामवेद संगीत का ग्रंथ है, यजुर्वेद कर्म कांड का, वहीं अथर्ववेद है जादू टोना और चिकित्सा का सबसे पहला वेद माना जाता है। अष्टांग योग के अंतर्गत किसे अतरंग साधना कहा जाता है तो आपको पता होना चाहिए योग साधना में अष्टांग योग की अवधारणा है जिसमें अतरंग साधना धारणा को कहा जाता है। तो धारणा का मतलब क्या होता है कि किसी एक वस्तु पर हम अपना ध्यान केंद्रित करें, चित्त। और अष्टांग योग के पूरे नाम भी याद होना चाहिए तो यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि। और इनका सभी का मतलब भी याद होना चाहिए आपको। निम्नलिखित में इन योगों को मिलाना है, कौन सा सही है तो कौन सी नदी का उद्गम कहाँ से होता है तो कावेरी नदी का उद्गम होता है ब्रह्मगिरी पहाड़ी से, ये कर्नाटक में स्थित है। वहीं ताप्ती नदी का उद्गम होता है सतपुड़ा श्रेणी से, बैतूल के उकाइल पहाड़ी से, आपको पता होगा बैतूल से। वहीं साबरमती का उद्गम होता है मेवाड़ पहाड़ियों से और दामोदर छोटा नागपुर का पठार, याद रखना झारखंड से। तो इस प्रकार इसका ऑप्शन होगा ए, सॉरी इसका, तो इस प्रकार इसका ऑप्शन होगा सी, याद रखना सी इसका ऑप्शन होगा। और 72 क्वेश्चन है कि भारत के कौन से दो राज्यों से कोयला निक्षेप का 50% से अधिक प्राप्त होता है तो ऐसे दो राज्य जहाँ से 50% कोयला प्राप्त होता है तो वो राज्य हैं फर्स्ट और थ्री, इसका ऑप्शन होगा झारखंड और उड़ीसा। वैसे भी हम जानते हैं छत्तीसगढ़, झारखंड, उड़ीसा, मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल ये 5 प्रमुख राज्य हैं जहाँ सर्वाधिक कोयला उत्पादन होता है। अभी वर्तमान में सर्वाधिक कोयला उत्पादन का राज्य जो है झारखंड है और झारखंड और उड़ीसा से लगभग 50% निक्षेप प्राप्त होता है कोयला का। और कोयला के 4 रूप आपको पता होगा एंथ्रेसाइट, बिटुमिन, लिग्नाइट और पीट। वर्ष 2021-22 में भारत में दालों का उत्पादन किस राज्य प्रथम है तो मैंने अभी बताया 2021-22 में अभी पूछा था कि 2021-22 का गेहूं में मध्य प्रदेश का कौन सा स्थान था तो अब पूछा है कि दालों में कौन सा है भारत का तो दालों में जो भारत में मध्य प्रदेश सबसे ज़्यादा उत्पादन करता है तो दलहन। ये याद रखना है कि मध्य प्रदेश किन किन चीज़ों में प्रथम है तो सोयाबीन में प्रथम था तो सोयाबीन का पूछ लिया, तो उस समय गेहूं में था तो गेहूं का पूछ लिया, और दालों में प्रथम है तो दालों का पूछ लिया है। तो ऐसे हमें पता चलता है कि हमें क्या पढ़ना चाहिए। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य बॉक्साइट का सबसे बड़ा भंडारक है तो बॉक्साइट का सर्वाधिक उत्पादन उड़ीसा राज्य में किया जाता है। आपको पता होगा बॉक्साइट एल्यूमिनियम का अयस्क होता है और इसका सर्वाधिक भंडार उड़ीसा में पाया जाता है। तो आपको ये इसे ध्यान रखना चाहिए कि धात्विक, अधात्विक और ऊर्जा संबंधी खनिज ये सभी का उत्पादन कहाँ होता है, सर्वाधिक उत्पादन कहाँ होता है, कौन सा राज्य प्रथम है। और वैश्विक स्तर पर भी इस प्रकार के फैक्ट्स को याद करना चाहिए कि कौन सा देश इनका अधिक उत्पादन करता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है, मतलब असत्य कथन देखना है। तो एलिनो के बारे में बताया गया है तो इसका ऑप्शन तो होगा डी, सॉरी इसका ऑप्शन होगा सी, क्योंकि एलिनो प्रतिवर्ष घटित होती है। ये गलत है क्योंकि एलिनो 3 से 4 वर्ष में घटित होती है। आपको पता होगा एलिनो एक प्रकार से एक मौसमी पैटर्न होता है जिस तापमान की भिन्नता के कारण, वो भी कहाँ पर, विषुवत रेखीय प्रशांत महासागर के क्षेत्र में घटित होने वाली एक घटना है। तो ये पूरा एक चैप्टर है, जब तक बेसिक याद नहीं होगा तो इस प्रकार के क्वेश्चनों को हम डील नहीं कर सकते हैं। तो एलिनो एक समुद्री जलधारा है, ये पेरू तट पर प्रकट होती है, बिल्कुल सही है। एलिनो भारतीय मानसून को कमजोर करती है, सही है। और एलिनो के विपरीत एक धारा होती है लालीना, तो लालीना भारतीय मानसून को मजबूत करती है, वहीं एलिनो भारतीय मानसून को कमजोर करती है। 21-22 में भारत का कौन सा राज्य चावल का सबसे बड़ा उत्पादक है तो देखो 3 क्वेश्चन आ गए हैं अभी अभी 21-22 में। तो मुझे लगता है जब पेपर बना रहे थे तो उन्होंने एक लिस्ट निकाली 21-22 की और उससे 3-4 क्वेश्चन बना डाले। तो 21-22 में भारत का में जो चावल का सबसे बड़ा उत्पादक था वो था पश्चिम बंगाल। निम्नलिखित में से कौन सी सबसे लंबी नदी है तो सबसे लंबी नदी है इसमें आंसर होगा नर्मदा, क्योंकि नर्मदा की लंबाई 13-12 किलोमीटर है और कावेरी की लंबाई है 805 किलोमीटर। वहीं ताप्ती की लंबाई है 724 किलोमीटर और सोन नदी की लंबाई है 784 किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2021 में निम्नलिखित में से कौन सा चक्रवात भारत के पश्चिम तट पर आया था।
याद करना, वैसे 21 का पूछा है, वैसे करंट अफेयर में कुछ महत्वपूर्ण चक्रवात रहते हैं तो उनका याद कर लिया करो। किस राज्य के समीप, तट के समीप आया था, या भारत की पश्चिम सीमा पर था या पूर्वी पर, और जो चक्रवात रहते हैं उनको किस राज्य ने या फिर मतलब किस देश ने उसका नाम दिया है। तो इसमें जो सही ऑप्शन होगा बी, क्योंकि तोकते चक्रवात है वो भारत के पश्चिम तट पर आया था। वहीं अम्फान ये आंध्र प्रदेश पर आया था, जो कि भारत का पूर्वी तट है। वैसे ही मिचोंग और फैनी, ये सभी तीनों जो चक्रवात हैं वो पूर्वी तट पर आए थे, लेकिन तोकते चक्रवात है वो पश्चिम तट पर आया था। निम्नलिखित पर्वत चोटियों में उनकी ऊंचाई के आधार पर अवरोही क्रम में क्रमबद्ध कीजिए। ये क्वेश्चन आयोग ने डिलीट कर दिया था क्योंकि इंग्लिश और हिंदी में अलग अलग लिखा था। यहाँ पर लिखा है अवरोही क्रम, मतलब घटते क्रम में। याद रखना, ये अवरोही का मतलब होता है घटते क्रम, और वहीं इंग्लिश में कर दिया था असेंडिंग, तो वो घटते और बढ़ते क्रम का अंतर हो गया था, इसलिए ऑप्शन गलत हो गया था। वैसे इसके बारे में अगर मैं जानकारी दूं तो गुरु शिखर की जो ऊंचाई है वो होती है 1722 मीटर, और जो महेंद्रगिरी की चोटी की ऊंचाई है 1501 मीटर, अनाईमुडी की है 2695 मीटर, और पचमढ़ी, इसमें सतपुड़ा जो चोटी, सतपुड़ा श्रेणी पर धूपगढ़ है सबसे ऊंची चोटी, जिसकी जो कि मध्य प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी है, जिसकी लंबाई है 1350 मीटर है। तो इस प्रकार इसका जो ऑप्शन होगा वो होगा ए, क्योंकि अनाईमुडी की सबसे बड़ी चोटी है जिसकी लंबाई 2695 है। तो याद रखना, इन चोटियाँ ये महत्वपूर्ण भी है, इनकी लंबाई याद रखना। इसकी लंबाई नहीं, सॉरी, ये ऊंचाई कही जाएगी क्योंकि ऊंचाई में रहती हैं चोटियाँ, तो याद रखना। जनगणना वर्ष 2011 के अनुसार मध्य प्रदेश के निम्नलिखित राज्यों में कौन से राज्य जनसंख्या घनत्व सबसे कम रहा। अभी मैंने बताया था 2011 की जनगणना से एक और क्वेश्चन आ गया नगरीय प्रतिशत वाला, और अब आया है जनसंख्या घनत्व से। तो भारत में सबसे जो कम जनसंख्या घनत्व है वो अरुणाचल प्रदेश में है, और कितना है, 17 है। जनसंख्या घनत्व क्या होता है, तो प्रति इकाई वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में रहने वाले लोगों की संख्या। तो अरुणाचल प्रदेश में सबसे कम है, वहीं सबसे ज़्यादा बिहार में है, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रानी दुर्गावती श्री अन्न प्रोत्साहन योजना के बारे में कौन से कथन सही हैं। तो इसमें सभी कथन सही हैं, क्योंकि जो अन्न प्रोत्साहन योजना है उसका संबंध मोटे अनाज को प्रोत्साहन देना है, और ये पूरे मध्य प्रदेश में लागू थी, और इसकी योजना अवधि थी 2023-24 से 25-26 तक। वर्ष 2024 में भारत के राष्ट्रपति द्वारा निम्नलिखित में से किसे राज्यसभा के 12वें सदस्य के रूप में मानित किया गया। ये करंट का क्वेश्चन है। अभी करंट से बहुत मतलब ऊपरी क्वेश्चन आते हैं एमपी में, ज़्यादा बहुत डीप क्वेश्चन नहीं पूछते हैं, लेकिन करंट को अच्छे से पढ़ लेना क्योंकि 10 से 12 क्वेश्चन हमेशा आते हैं, इस बार भी पूछे थे। तो 12वें सदस्य के रूप में सुधा मूर्ति को नामित किया था। आपको पता है कि राज्यसभा में 12 सदस्यों को मनोनीत करने का अधिकार राष्ट्रपति को होता है, और ये सदस्य विज्ञान, कला, साहित्य, समाज सेवा के क्षेत्र से आते हैं। और मध्य प्रदेश में जो राज्यसभा में कुल कितनी सीटें हैं, तो मध्य प्रदेश में राज्यसभा के लिए 11 सीटें हैं। 83 क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश के पैरा कैनो खिलाड़ी कौन है जिन्हें 2023 में अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया गया। तो अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित प्राची यादव, ये पैरा कैनो खिलाड़ी हैं, याद रखना। अब इससे क्या पता चलता है, इससे पता चलता है कि हमें मध्य प्रदेश के ऐसे खिलाड़ी जिन्हें इंटरनेशनल या नेशनल अवार्ड मिले हो तो उनको तो बहुत अच्छे से याद करना चाहिए। ऐसे ही पिछली बार ऐश्वर्य प्रताप सिंह का भी पूछा था। तो ऐश्वर्य प्रताप सिंह शूटिंग से हैं, इनका संबंध खरगोन शूटिंग से है, और ये खरगोन जिले से हैं। तो खिलाड़ी, उनका संबंध और किस जिले से है, और उन्हें कौन सा अवार्ड मिला है, ये याद रखना। निम्नलिखित में से कौन सा पारंपरिक नाच गायन शैली से संबंध है। अब ये क्वेश्चन क्यों आया होगा आपको पता है, क्योंकि ये जो चारों ऑप्शन दिए हैं ना, ये पद्मश्री पुरस्कार प्राप्त करता है, तो पद्मश्री अवार्ड इनको प्राप्त हुए हैं। तो इनका संबंध किससे है, तो नाच गायन शैली से संबंधित था ओम प्रकाश शर्मा। वहीं कालूराम बामनिया थे ना, ये कबीर गायन से संबंधित है। सत्येंद्र सिंह लोहिया आप जानते होंगे, इंग्लिश चैनल मतलब इंग्लिश चैनल पार किया है, और ये ग्वालियर से हैं, पैरा तैराक हैं। वहीं भगवती लाल जो राजपुरोहित हैं, साहित्य के क्षेत्र में इन्हें पद्मश्री मिला था। सांख्यिकी में 2023 के अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार, जिसे गणित के नोबेल पुरस्कार के बराबर माना जाता है, उसके प्राप्तकर्ता कौन थे। तो उसके प्राप्तकर्ता थे कल्यम पुंडी राधाकृष्ण राव।
इन्हें गणित का नोबेल पुरस्कार किसे कहा जाता है? सांख्यिकी में जो अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार है वो मिला था, तो याद रखना। वर्ष 2024 में फिडे कैंडिडेट्स टूर्नामेंट जीतने वाले सबसे कम उम्र के खिलाड़ी कौन थे? तो शतरंज का एक महत्वपूर्ण वो होता है संस्था फिडे फिडे। तो फिडे एक संस्था होती है शतरंज की महत्वपूर्ण, और इसमें जो कम उम्र के खिलाड़ी थे सबसे जो जीते थे उनका नाम था डी गुकेश। अभी ये करंट के क्वेश्चन चल रहा है, ये भी 87 भी करंट का क्वेश्चन है कि लमेटा गांव में एक जियो पार्क बनाया जाता है। तो लमेटा गांव कहाँ पर है? तो लमेटा गांव है जबलपुर में। यहाँ पर जियोलॉजिकल या भूवैज्ञानिक पार्क बनाया जा रहा है। निम्नलिखित में से किस वर्ष 2024 में भारत के लोकपाल के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किए गए? आपको पता है लोकपाल एक भ्रष्टाचार रोधी संस्था है। तो अभी तक 2 लोकपाल के अध्यक्ष नियुक्त किए गए हैं। तो सबसे पहले थे पिनाकी चंद्र घोष, लेकिन दूसरे थे जो अभी बनाए गए हैं अजय माणिकराव खानविलकर। याद रखना। विश्व की पहली वैदिक घड़ी कहाँ स्थापित की गई? तो वैदिक घड़ी उज्जैन में स्थापित की गई है। एक अपनी तरह की अनूठी घड़ी है जो कि पंचांग के आधार पर समय बताती है। जनवरी से मार्च तक 2024 में भारत और इंग्लैंड के मध्य संपन्न 5 टेस्ट मैचों की क्रिकेट श्रृंखला में विजयी रहा। तो 5 टेस्ट मैचों की जो श्रृंखला थी उसमें विजयी भारत रहा था, इसलिए ये क्वेश्चन पूछा है। वो भी 4-1 से जीता था, इसलिए ये क्वेश्चन पूछना लाजमी था। निम्नलिखित स्वतंत्रता सेनानी और उनके क्षेत्र। याद रखना, एमपी के जितने भी स्वतंत्रता सेनानी हैं और भारत के कुछ इंपॉर्टेंट स्वतंत्रता सेनानी याद कर लेना और उनके क्षेत्रों को याद कर लेना, कहाँ से उन्होंने क्रांति का नेतृत्व किया था। तो जो इसका ऑप्शन होगा ए, इसका ऑप्शन ए होगा, क्योंकि जो राजा मर्दन सिंह थे वो भानपुरा मंदसौर के आसपास का क्षेत्र है, वहाँ से नेतृत्व किया था। दौलत सिंह ने नेमावर, ये नेमावर क्षेत्र देवास में आता है। वहीं राजा वक्त वली ने सागर, सागर के समीप क्षेत्र है। वहीं मुराद अली ने महू में यह क्रांति का नेतृत्व किया था। नर्मदा नदी का साहित्यिक संदर्भ कहाँ से प्राप्त होता है? तो नर्मदा नदी है, उसको सबसे पहले साहित्यिक ऐसा कौन सा स्रोत था जहाँ उसका संदर्भ दिया गया है? तो सबसे पहला जो साहित्यिक संदर्भ हमें मिलता है वो शतपथ ब्राह्मण में मिलता है। यह एक महत्वपूर्ण वैदिक साहित्य है। और आपको पता है ब्राह्मण प्रमुख कौन कौन से ग्रंथ है? जैसे ब्राह्मण रहते हैं उनमें जो कर्म कांडों के विधियों के बारे में विस्तृत वर्णन किया गया है। वेदों के बाद इनका निर्माण किया गया था, इनकी रचना की गई थी। और जैसे कि कुछ प्रमुख जो ब्राह्मण के नाम बताऊं तो उनका नाम था ऐत्रेय, सतपथ, गोपथ। तो ये प्रमुख ब्राह्मण हैं, जिसमें सतपथ ब्राह्मण में नर्मदा नदी का वर्णन किया गया था। किस ताम्र पाषाणीय स्थल को 12 मिहिर का जन्म स्थल कहा जाता है? तो 12 मिहिर आप जानते होंगे, प्रमुख दर्शन शास्त्री, खगोल शास्त्री, गणितज्ञ जो कि चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के 9 रत्नों में शामिल थे, जिन्होंने पंच सिद्धांतिका की रचना की थी। इनका जन्म स्थल हमारे एमपी के कायथा उज्जैन में हुआ था। और कायथा एक ताम्र पाषाणकालीन स्थल भी है, याद रखना। 94 क्वेश्चन है कि कौन सा युग्म गलत है? याद रखना क्या पूछा है, सही क्या गलत? तो गलत का पूछा है कि बोरी जो अभ्यारण्य है किस जिले में है? तो बोरी अभ्यारण्य आपको पता है होशंगाबाद में है, गंगऊ पन्ना में है और करेरा शिवपुरी में है, लेकिन घाटी गांव ग्वालियर में है, ना कि इंदौर में। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? डी। आपको पता है इंदौर में कौन सा अभ्यारण्य है? तो इंदौर में है राला मंडल अभ्यारण्य, जो कि एमपी का सबसे छोटा अभ्यारण्य है। शंकर राव पंडित का संबंध किस विद्या से है? तो शंकर राव, कृष्ण राव, ये सभी ग्वालियर घराने से हैं और इनका संबंध है ख्याल गायकी। आपको पता होगा ख्याल गायकी के जो जनक है कौन है? अमीर खुसरो। और ख्याल गायकी ध्रुपद शैली का ही एक भाग है। गम्बद लोकनाट्य का सूत्रधार क्या कहलाता है? तो गम्बद एक लोकनाट्य है, इसका सूत्रधार कुडगर्या कहलाता है। तो इस बार लोक नाट्य, ये जितनी भी लोक कलाएं हैं उन्हें अच्छे से याद कर लेना। इनसे संबंधित फैक्ट्स, इससे संबंधित हम क्लास भी लाएंगे। मोहनखेड़ा जैन तीर्थ निम्न में से किस जिले में स्थित है? तो मोहनखेड़ा जैनों का एक प्रमुख तीर्थ स्थल है जो कि धार जिले में है। और एक और जैनों का प्रमुख तीर्थ स्थल है कुंडलपुर, जो कि देवास में है, याद रखना आ सकता है। कुमार गुप्त और बंधु बर्मन के 10पुर अभिलेख का संबंध में कौन सा गलत है? तो गलत तो है कि इसकी रचना भवभूति ने नहीं की थी, इसकी रचना की थी बासुल ने। और सही कौन कौन से हैं ये भी देख लो, क्योंकि 10पुर से संबंधित एक प्रश्न पहले आ चुका है। ये रेशम बुनकरों की श्रेणी द्वारा सूर्य मंदिर के निर्माण का उल्लेख मिलता है।
तो सूर्य मंदिर का निर्माण का उल्लेख दिया गया है यहाँ। ये विज्ञान परंपरा का प्राचीनतम उदाहरण है, क्योंकि यहाँ पर विज्ञापन जो परंपरा है उसका प्राचीनतम उदाहरण मिलता है। इस अभिलेख में दसपुर को पश्चिमपुर कहा गया है। जो दसपुर जो मंदसौर में है, इसे मंदसौर अभिलेख भी कहते हैं। इसमें दसपुर को पश्चिमपुर कहा गया है। कोहबर क्या है? तो वो कोहबर है, एक लोक कला है जिसमें एक भित्ति चित्र बनाए जाते हैं। जो वैवाहिक जो कार्यक्रम होता है उसमें बनाए जाते हैं। तो वैवाहिक अनुष्ठानिक भित्ति चित्र होता है। सामान्यतः झारखंड के क्षेत्र में बहुत स्तर बड़े लेवल पर मतलब इसको बनाए जाते हैं ऐसे चित्र। यशोधर्मन के सौंदनी अभिलेख के रचयिता कौन है? तो सौंदनी अभिलेख के रचयिता हैं बासुल। इन्हीं ने ही दसपुर शिलालेख की रचना की थी। सोचो, मुझे लगता है जब पेपर बनाते हैं तो वो एक ही टॉपिक पकड़ लेते हैं, उससे 2 क्वेश्चन बना देते हैं। जैसे 2020-21 का भी जो पूछ रहे हैं ना, दालों में कौन है, गेहूँ में कौन है प्रथम। तो ऐसे ही सौंदनी अभिलेख का संबंध यशोधर्मन से है और इसके रचयिता थे बासुल कवि। तो इस प्रकार एमपीपीएससी प्री 2024 का हमने पूरा पेपर डिस्कशन कर लिया है। इससे हमें पता चलता है कि क्वेश्चन कहाँ से आ रहे हैं और हमें अपनी आगे की तैयारी किस प्रकार करनी है। तो इसी के साथ अब मैं इस वीडियो को समाप्त करती हूँ। जय हिंद, थैंक यू।